नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियो को देख भी रहे हैं। आप सबका व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यार मिल रहा है तो वीडियो बनाने का किसको मन नहीं करेगा, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी प्रयासों से सब्सक्राइबर्स भी बढ़िया बढ़ रहे हैं और व्यू भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है? और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे, एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद बुक्स का अध्ययन कर लें, तो सभी एग्ज़ाम्स में सभी क्वेश्चन लगभग आप क्या है अटेम्प्ट कर लेंगे। वीडियो देखिए एक बेस होता है, एक माध्यम होता है, केवल पढ़ना तो आपको ही है। हम तो बस थोड़ी सी आपकी हेल्प करते हैं जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो इसलिए इसको देखें और एक दो बार जो है अच्छे से पढ़ें। और हर एक चैप्टर के बाद जो मैं उसमें प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा उसका ज़रूर अध्ययन करें और अपने आप का आकलन करें। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है इसका जो है आज मैं प्रेम्बल ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट आपको बताता हूँ, ठीक है? और इसके बाद पर डे जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के स्रोत है क्या है, कहाँ कहाँ से हमारे देश में कौन सी बातें ली गई हैं और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, उसके भाग क्या हैं और किस भाग में किसका वर्णन है, तथा ये भी बताऊंगा कि किस अनुसूची में कौन सा वर्णन है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रियम्बल ऑफ इंडिया के तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों एक तरह से स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं कि मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, इस तरह के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब अपनाया गया। तो 22 जुलाई, डेट याद रखें, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है? कहाँ से? अशोक स्तंभ से। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें केसरिया सबसे ऊपर, मध्य में सफ़ेद तथा सबसे नीचे हरा रंग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं केसरिया जो है वह त्याग और बलिदान को दर्शाता है और सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी संपन्नता का प्रतीक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। तो सारनाथ में जो अशोक का सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और इससे कहाँ से लिए गए हैं ध्यान रखेंगे, मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सारनाथ स्थित या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में स्थित मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है? और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक? कहीं कहीं दोस्तों ये लिख देता है मंडूकोपनिषद, तो ऐसा कोई उपनिषद नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसे सबसे पहले कब गाया गया था, तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 26वां अधिवेशन था, में गाया गया था।
राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग कितना है? 52 सेकेंड। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कब अपनाया गया? 1950 में। सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। और एक और अच्छी बात आपको बता दूं, कलकत्ता के अधिवेशन में ही हमारा राष्ट्रगीत भी गाया गया था 1896 में। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही हो। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना है? लगभग 52 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रगीत, देखिए आ गया आपका नाम। राष्ट्रगीत को किसने गाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, और ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके पहले वाला 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो भी कलकत्ता में। उसमें राष्ट्रगान को उसके बाद हुआ है, हालांकि उसमें क्या है, राष्ट्रगान को अपनाया गया और 12वें अधिवेशन में राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसका मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी को और राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी को अपनाया गया था। ठीक है, और इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा है। ठीक, और आप जानते हैं आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मयूर। क्या है? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है, और अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप जानते हैं कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? गंगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। संविधान का भाग 1 किसका वर्णन करता है? संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है, और इसके पहले जो था संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। माने नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, और उनके प्रवेश के बारे में भी कौन नियम बना सकता है? संसद। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नए राज्यों के गठन का अधिकार किसे है, तो आपको ध्यान रखना है संसद को। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि निश्चित रूप से संसद क्या करेगी? किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, उसकी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद जब राज्यों का गठन किया गया था तो निश्चित रूप से क्या है, इसका एक बार जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, क्योंकि कुछ राज्य जैसे थे आंध्र प्रदेश,
आदि ने क्या किया था, भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग की थी। और वहाँ एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, उन्होंने अनशन कर दिया। तो इसके पहले जो है जब संसद ने एक समिति बनाया तो उसमें क्या है, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। किंतु इन्होंने क्या कहा था कि निश्चित रूप से जो राज्यों का गठन होगा वह भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, वह प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो इसी पे देखिए क्वेश्चन बनता है। तो 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनज़र, मतलब जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई। अतः जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर, याद रखना है, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, ठीक है। और उसके बाद इस समिति ने दोस्तों बता दें कि ये अपना सुझाव दिया था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण पर होना चाहिए, ठीक है। तो पोट्टी श्री रामुलु ने जब आमरण अनशन किया तो 52 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे घबराकर जो है हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया था, ठीक है। तो आगे वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। आगे देखते हैं 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य के एम पानिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, ठीक। पहले राज्यों को जो है क ख ग घ 4 श्रेणियों में बांटा गया था और अब इसके बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। वर्तमान में भारत में कुल कितने, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। राज्यों के पुनर्गठन से जब ये कभी भी पीसी शादी का क्वेश्चन होता है तो उसमें फैक्ट बना के देता है, ठीक है। कितने राज्यों में बांटा गया? तो उसमें भारत को 14 राज्यों में 7वें संविधान संशोधन के बाद बांटा गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन नागरिकता से। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रभाव है, माने भारत में इकहरी नागरिकता है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि संघ व राज्य, जो संघीय शासन वाले देश होते हैं उनमें एक राज्य की नागरिकता होती है और एक क्या है, केंद्र की। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता का प्रभाव है। केवल कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नहीं, ठीक है।
ऐसा हमारे देश में इसलिए किया गया है ताकि हमारा भारत अखंड भारत रहे। ठीक। भारत में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 6 में। ठीक है। लेकिन ऊपर वाला फैक्ट ज़्यादा याद रखिए, बस वही पूछेगा कि किस भाग में नागरिकता का वर्णन है और किस अनुच्छेद में है, 5 से 11 तक। और लास्ट वाला याद रखेंगे कि अनुच्छेद 11 के आधार पर संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो अनुच्छेद 9। और आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अंतर्गत सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। ठीक। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और दोस्तों, अगर आप नथिंग शून्य से आपको कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं आता तो हमारे साथ कुछ दिनों तक टाइम दीजिए। आप लगभग सभी पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्षेत्र में। तो ये हुआ हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।